देखिए, ये स्टेट पीसीएस बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है, ये आपका 3 चरण में होता है। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की एग्जाम देते हैं, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए सभी लोग को पता है भाई, इतिहास आता है। इतिहास में तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक जो वेटेज जो होता है, वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है? तो इसको अगर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, से मॉडर्न हिस्ट्री जो है सो हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हो गया। उसमें से मॉडर्न जो होता है ना, आधुनिक, वो उनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है? अगर कहेंगे तो लगभग 60% से ज्यादा प्रश्न जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री से ही होता है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान देनी है। दूसरा, राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था में पॉलिटी के साथ हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है इसमें। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, 10 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 10 से 12 प्रश्न प्रीलिम्स में यहाँ से भी होते हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसका वेटेज ठीक ठाक होता है। रीजन क्या है, बिहार ज्योग्राफी भी आपसे पूछा जाता है, नेशनल भी पूछा जाता है और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो इसका वेटेज जो होता है 18 प्लस, ठीक है? बिहार ज्योग्राफी को अगर ऐड कर देंगे तो 18 से 20 प्रश्न आपको ज्योग्राफी को आपको देखने को मिलता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, कभी कभार एक दो प्रश्न पूछा जाता है। मेनली ये टॉपिक जो है ये यूपीएससी का और यूपी पीसीएस में, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है? सॉरी, यूपीएसएससी लिख दिया। यूपी पीसीएस में यहाँ से आपको प्रश्न आते हैं, पीपीएससी में बहुत न के बराबर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिलता है। एटलीस्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ से 30 प्रश्न, ठीक है? विगत वर्षों में 30 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 25 से 30 प्रश्न आपको पूछा जाता है यहाँ से सामान्य विज्ञान से, साइंस से। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इसके लिए मैं कंसीडर करूंगा सभी लोग बिल्कुल बिगिनिंग से सभी लोग क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी जरूर कवर करेंगे, ठीक है? साइंस के लिए केवल एनसीईआरटी बता रहा हूँ, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। अगर कोई लोग बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ना तो गलत सजेशन दे रहे हैं। केवल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है। दैट मीन्स 8, 9, 10, ठीक है? 11, 12 नहीं पढ़ना है, 6, 7 नहीं पढ़ना है, ठीक है? 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ना है। आप लोग 73 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ध्यान में रखिएगा, आपके पास व्यापक समय है, तो कोशिश कीजिएगा कोर बुक्स ही पढ़े, क्योंकि नोट्स में बहुत कुछ छूट जाता है। बहुत लोग एनसीईआरटी का नोट्स खरीद लेते हैं, मार्केट में बहुत सारी चल गया है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता। आप कोशिश कीजिए अपने बुक्स को ही पढ़े। और सबसे पहले स्टार्ट एनसीईआरटी में भी, साइंस में भी बायोलॉजी से कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इतिहास में सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, तीनों सेक्शन में हिस्ट्री का। उसी तरह साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का होता है, तीनों सेक्शन में, ठीक है? तो आप स्टार्ट बायोलॉजी से कीजिएगा, क्योंकि अगर 30 प्रश्न अगर साइंस के अगर पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 18-20 प्रश्न जो होंगे वो बायोलॉजी से ही पूछे जाएंगे, ठीक है? तो प्रयास कीजिएगा, बायोलॉजी को हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं बिहार विशेष। इसमें बिहार के ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं बिहार के, दो टॉपिक से आते हैं। एक होता है हिस्ट्री होता है, एक होता है ज्योग्राफी होता है। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको बिहार का नहीं पढ़ना है। कोई भी अच्छा किताब जो आपके पास उपलब्ध हो, जो डिटेल्स में हो, जिसमें गहराई में बातें दी गई हो, उससे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कम से कम बिहार का कवर करना है, ठीक है? जनसंख्या एवं नगरीकरण ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है? पूछा जाता है जनसंख्या के बारे में तो आप नया जो हुआ है अभी आपका जनगणना जो हुआ है, डेमोग्राफिक्स रिलेटेड, वो पढ़ लोगे तो जनगणना से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। समय समायिकी की बात करेंगे तो ये करंट अफेयर्स की बात हो रहा है। इसमें दो टॉपिक, तीन तरह के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपको मिलेंगे नेशनल, ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल, जिसको आईआर भी आप लोग कहते हैं, और उसके बाद आएगा बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स। तो तीनों टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ सभी प्रश्न 25 से 30 नंबर के प्रश्न आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिलते हैं। तो अभी तक आपने जितना भी देखा प्रीलिम्स में, वहां से अगर आप सार निकालोगे तो 4 सब्जेक्ट काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक होता है हिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद साइंस, उसके बाद बिहार स्पेशल, और उसके बाद होता है करंट अफेयर्स। ये 4 सब्जेक्ट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 सब्जेक्ट रिजल्ट को बिल्ड करता है, ठीक है? यहाँ से आपको नंबर जो मिलते हैं ना, कम से कम 100 नंबर, ठीक है? अगर विगत वर्षों तक आप देखोगे, जब से माइनस मार्किंग जो लागू हुआ है, तो 90 से ज्यादा कटअप नहीं जाता, 90, 91। समझ रहे हैं ना? ये 4 सब्जेक्ट आपको 100 नंबर देता है।
अब बाकी जो 5-6 सब्जेक्ट बच जाता है वहां से 50 नंबर का प्रश्न आपको आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हमको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बताएंगे, ठीक है। शुरुआत तो सभी लोग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, पी बाई क्यू पढ़ना है। आप पी बाई क्यू पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब जो है वो घटना चक्र की किताब है, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, घटना चक्र का किताब उठाइए और घटना चक्र की किताब से 2 बुक को आपको लेना है। एक हो गया आपको हिस्ट्री का, घटना चक्र पूर्वालोकन आता है, एक हिस्ट्री और दूसरा साइंस, ठीक है। इसको भी पढ़ने का तरीका क्या है, जो भी टॉपिक आप हिस्ट्री का शुरू करोगे तो सबसे पहले उसका डिटेल्स में दिया रहता है, उसको पहले पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसको 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं से केवल ऊपर ऊपर पढ़ रहे, उसको कलम से पेंसिल से जो भी आपके पास होगा इंपॉर्टेंट चीजों को टिक करते हुए आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके सोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक तरीका होगा साइंस और हिस्ट्री को पढ़ने का। जब ये दोनों चीज को अच्छे से कवर हो जाएगा घटना चक्र से, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट पहले एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, एक बार घटना चक्र लगा लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से आपको ना एक आपको ओवरऑल आपको आइडिया मिलेगा। तो इसको आपको करना है, घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। जब घटना चक्र जब खत्म हो जाएगा ये दोनों सब्जेक्ट का, तब अदर सब्जेक्ट का भी आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब सब्जेक्ट का पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट को कवर करना है। घटना चक्र से स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ये काम मैं आपको शुरू के 3 महीने का काम दे रहा हूँ, ध्यान में रखना 3 महीने में ये चीज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी जो होगा समय के साथ नहीं बदलेगा। जैसे आप घटना चक्र पढ़ोगे उसके बाद दूसरा जब आपको स्ट्रेटजी दिया जाएगा तो फिर आपको उस पर भी काम करना है। तो अपने क्षमता के अनुसार समय समय पे चीजें चेंज होगी। शुरुआती 3 महीना में बेसिक चीजों को हमको कवर करना है। साइंस का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया, अब आते करेंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्या लिए क्या करना है, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए बच्चे 2 चीज करते हैं। एक तो क्या करते हैं, शुरू से तैयारी करते हैं, प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और एक जो होता है लास्ट में आते हैं और वो सोचते हैं से भाई हम कुछ ऐसा कर ले 1 महीना के अंदर में ही कुछ ईयरली मैगजीन को उठा के पढ़ लेते हैं, मेरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। वही लोग एग्जाम में गलती करते हैं और उनका मतलब क्या होता है, करंट अफेयर्स छूट जाता है। तो अगर अभी से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो 73 का, तो करंट अफेयर्स आपको शुरू से पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो आइडियल सिनारियो ये है से आप लोग किसी चैनल को फॉलो करेंगे, जैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एडुटेरिया का चैनल जो अभी नया नया जो हम लोगों ने शुरू किया है न्यूज रूम के नाम से, आप उसको पढ़ सकते हो। वहां से मेंस और आपका प्रीलिम्स दोनों कवर होगा, ठीक है। एक चैनल फॉलो कर लीजिए और एक किसी मैगजीन को फॉलो कर लीजिए जो कि डेली देता है, ठीक है। अगर एडुटेरिया डेली दे रही, कोई भी संस्था अगर डेली करंट अफेयर्स अगर आपको प्रोवाइड करवा रही है, और डेली प्रोवाइड करवाने का मतलब एसएससी रेलवे का नहीं हमको पढ़ना है, हमको स्टेट पीसीएस का पढ़ना था। आप देखो से स्टेट पीसीएस मतलब कौन सी चैनल आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करवा देती है डेली वे में, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। और साथ में आपको फॉलो करना है किसी एक न्यूज चैनल को, न्यूज चैनल बोल रहा हूँ सॉरी, किसी एक करंट अफेयर्स के चैनल को, ठीक है। जस्ट लाइक एडुटेरिया हो गया, विजन भी है, बहुत सारा है। लेकिन ध्यान में रखना वो डेली करवाते हो, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा जो पेंडिंग हो जाता है तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन का एक साथ करा देते हैं, ऐसा नहीं। देखिएगा रेगुलरिटी है तो नहीं है, टीचर प्रतिदिन टाइम से आके चीजों को करवा तो नहीं देते हैं, साथ में जो पढ़ाते हैं उसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है कि नहीं है। तो वो एक बढ़िया सिनारियो होता है, सब प्रतिदिन करंट अफेयर्स को पढ़े, ठीक है। करंट अफेयर्स उन्हीं का छूटता है एग्जाम में तो लास्ट के 1 महीना में प्रिपेयर होते हैं, सोचते से कोई मंथली सॉरी ईयरली मैगजीन उठा लेंगे जिसमें सब कुछ लिखा हुआ उसको रख लेंगे, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। एक ही चीज आपको प्रतिदिन पढ़ना है, वो करंट अफेयर्स। और ये बहुत अच्छा हैबिट है, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और आपको ये मेंस में भी हेल्प करेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, करंट अफेयर्स आपको प्रतिदिन पढ़ना है। और सबसे अच्छा वक्त होता है सुबह के टाइम में, जब आप उठते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए से करंट अफेयर्स को पढ़ के खत्म कर दीजिए। एक अच्छा और भी चीज बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई दोस्त है तो उनके साथ आप पढ़ लो। करंट अफेयर डिस्कशन का चीज है, फोन पे ही कर लो। पास में बैठ के लाइब्रेरी में है तो थोड़ा सा कॉमन रूम में वक्त निकाल लीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। तो हिस्ट्री बता दिया, साइंस बता दिया। बिहार स्पेशल के लिए अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, तो केबीसी नैनो की बिहार स्पेशल आप पढ़ लीजिए, ठीक ठाक है। हालांकि अपडेट नहीं होती है लेकिन ठीक है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम है आपका
तो सीएमई के जो राइटर जो है, सीएमई के जो संस्थापक जो है संजय सिंह, उनका एक किताब है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। बढ़िया है, मतलब डिटेल्स में थोड़ा लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। आप वहां पे बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें रहेगी। तो मेनली आपको फोकस जो है इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपको करना है, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरे साथ रिपीट कीजिए? हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपका हो गया तो जिंदगी में प्रीलिम्स आपका कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। बस इसको सही तरीके से पढ़िएगा। सबसे पहले शुरू से पीवाईक्यू से शुरू कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्टेप को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना है। इसके लिए कोई एक डेली जो करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाती है कोई चैनल जो स्टेट पीसीएस से करवाती है, उसको फॉलो कर लीजिए। और किसी चैनल पे अगर डिस्कशन होता है प्रतिदिन, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए चारों, ये सारे समय में हमको वक्त कितना देना है? 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वर्किंग होते हैं, एक नॉन वर्किंग होते हैं, ठीक है। जो वर्किंग है उनके साथ तो समय का पाबंद होगा, जो नॉन वर्किंग है पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एटलीस्ट आपको इस सारे प्रक्रिया में, देखिए दिन में 12 घंटा होता है ना, आपको 6 घंटा कम से कम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 घंटा प्रतिदिन आप देंगे, जिसमें से आपका प्रीलिम्स के लिए होगा एटलीस्ट 5 आवर, ठीक है। और मेंस के लिए अगर शुरू से अगर आप कर रहे हो तो 1 घंटा भी अगर आप मेंस के लिए दोगे तो वो भी पर्याप्त होगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे मेंस का टाइम बढ़ाएंगे, शुरू में बहुत ज्यादा मेंस को टाइम अलॉट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। तो 1 घंटा ही मेंस के लिए दीजिए, प्रीलिम्स के लिए 4 से 5 घंटा दीजिए शुरुआती दौर में। धीरे धीरे आपको क्या करना है, जब आपका हैबिट बन जाएगा तो आप प्रीलिम्स के लिए भी बढ़ाओगे, साथ में आप मेंस के लिए भी बढ़ाओगे, ठीक है। मेंस के लिए क्या करना है, कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। किसी भी इंस्टीट्यूट का वीडियो लेक्चर देख के, मैं रिकॉर्डिंग में ये बात बोला, कभी भी मेंस आप नहीं सीखोगे, ठीक है। कभी भी मेंस आप सीखेंगे तो आप प्रैक्टिस करके ही सीखोगे। जैसे ना यूट्यूब पे गाड़ी सिखाने का सेशन बहुत सारा होता है, आप यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। तो गाड़ी कैसे सिखाते, बहुत सारा मिल जाएगा, गाड़ी कैसे सिखाते, आप सीख लो वहां से। उसके बाद तो आप गाड़ी चलाने जाओ, कभी भी नहीं चला पाओगे। जब तक आप गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में नहीं लोगे, उसको रोड पे नहीं उतारोगे, लेफ्ट राइट नहीं करोगे, आगे पीछे नहीं करोगे, वो कभी भी संभव ही नहीं है। तो जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो मेंस सिखाते हैं, वो जस्ट लाइक वही प्रोसेस है जो यूट्यूब पे, ठीक है। गाड़ी चलाने का जो सेशन जो होता है, तो 2 घंटा में गाड़ी चलाना सीखे, वही संभव है। आपको एटलीस्ट कम से कम कॉपी पे लिखना ही पड़ेगा। आप कुछ भी लिखो, गलत लिखो, सही लिखो, किसी से चेक करवाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरे से ही चेक करवाओ, किसी से भी करवाओ, कहीं भी आप कर, लेकिन प्रतिदिन होना चाहिए। जनरली जगह पे मेंस आंसर राइटिंग क्या होता है ना, वीक में 1 दिन 2 दिन करवाता है, ठीक है। जनरली संडे को करवाते हैं या फिर सैटरडे को करवाते हैं। तो ऐसे जगह पे आपको पकड़ना है जहां पे आपकी आंसर राइटिंग प्रतिदिन हो। कम से कम वीक में 5 से 6 दिन आप लोग लिख रहे हैं, कम से कम वीक में 12 को 14 को क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ठीक है। तभी जाके आपका इंप्रूव होगा। लेक्चर करने से क्या होता है ना, 6 महीना 7 महीना लेक्चर में गुजर जाता है, आंसर राइटिंग आप वहां पे करते नहीं हो, प्रैक्टिस आपकी होती नहीं है। फिर आपका आंसर राइटिंग रखा के रखा जाता है, फिर आप वीडियो लेक्चर छोड़ देते हैं, फिर आपने जो पढ़ा हो वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, आउटकम कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो प्रतिदिन लिखना है, ध्यान में रखना, प्रतिदिन प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रतिदिन मेंस पढ़ना है। किसी भी यूपीएससी के बच्चे से आप पूछना, जो जिस भी दिन प्रीलिम्स पढ़ता उस दिन वो मेंस भी पढ़ता है। और बीपीएससी के बच्चे क्या करते हैं, सालों भर प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर उसका प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद 3 महीना में मेंस पढ़ते हैं, तो भाई नहीं होगा रिजल्ट। जो भी 3-4 महीना में मेंस पढ़ने जाएगा नहीं होगा। 3-4 महीना रिवीजन का टाइम होता है, उसको बिगनिंग से तैयारी करने का वक्त थोड़ी ना होता है। इसलिए अभी एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, अगर आपको बीपीएससी में आना है, ठीक है, किन्हीं को भी, तो जिस दिन से आप प्रीलिम्स करते हो उसी दिन से मेंस करो। अभी ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 71वीं बीपीएससी में मेरे साथ थे, मैं 2-3 लोगों को देख रहा हूँ कि इन्होंने सालों भर मतलब क्या क्या प्रीलिम्स पढ़ा, इनका रिजल्ट हो गया प्रीलिम्स में, ठीक है। अब इनको 3-4 महीने में मेंस पढ़ना है, तो 3-4 महीना में कितना भी मेहनत कर लो ना, मेंस अच्छे से आपका नहीं होगा, आधार अधूरा रह ही जाएगा। अब फिर उनका रिजल्ट कितने नंबर से छूटेगा उसमें मैं बता दे रहा हूँ, अभी 25 नंबर से, 30 नंबर से। और उनको लगेगा वो 25 नंबर से मेरा रिजल्ट छूट गया। तो मेंस का रिजल्ट किसी का भी 100-150 नंबर से नहीं छूटता है, ठीक है। तो 25-30 नंबर से ही छूटता है। और वही 10 नंबर एक्स्ट्रा आप लिया कटअप से, तो लेवल 9 का अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, टॉपर बन जाओगे। 2 नंबर 4 नंबर कम आएगा तो लेवल 7 का पोस्ट मिलेगा, आरओ मिलेगा, बीपीआरओ मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट मिलेगा जो कि मतलब बढ़िया पोस्ट नहीं है। यही सब बात है। तो मैं यही कहूंगा सर, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी करने का हैबिट डालिए। जब तक प्रीलिम्स के साथ मेंस नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा, ठीक है।
और वीडियो लेक्चर के ऊपर निर्भरता नहीं रही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए एक अच्छा हथियार के तौर पे काम करेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, बाकी पता ही है। चलिए मेंस के सिलेबस को भी जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, सभी लोग इसमें पास कर जाते हैं। पेपर का कंडीशन क्या होता है, अगर इस पेपर में पास नहीं करोगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ठीक है, तो कंडीशन बहुत खराब है। 30% अंक लाना, इसके लिए भी आपके पास 3 घंटा दिया जाता है। बेसिक चीज है, संक्षेपण वगैरह पूछा जाता है, बता दूंगा। उसी में से ऊपर में वाक्य दिया रहेगा, उसी को देख के उसी में से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग बेसिक बना लेंगे। एक निबंध भी लिखना होता है, तो ऑलरेडी आप निबंध का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे तो बहुत बेसिक निबंध होता है, तो सभी लोग लिख ही लेंगे। तो इस सब्जेक्ट का तो हमें कोई चिंता है ही नहीं। अब आता है वैकल्पिक विषय। यहाँ पे 34 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था क्योंकि मेरिट बनाती थी, लेकिन यहाँ पे 34 सब्जेक्ट जो था ना वो बहुत अधिक इंटरप्शन पैदा करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मार्क जो था ना अलग अलग आता था। किसी को ज्योग्राफी में बहुत आ गया, एक होता था LSW, वो शॉर्ट सिलेबस होता था, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते। किसी का PSIR है तो उसको बहुत कम मार्क्स होता था क्योंकि उसका सिलेबस बहुत डीप है। तो इस पेपर को हटा के इसके जगह पे SO को लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 40% मार्क्स लाना होता है। मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें बहुत सारे लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। जो सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो या फिर जिस सब्जेक्ट पे आपका बहुत अच्छा पकड़ है, डेट मीन्स आपका ग्रेजुएशन में रहा, मास्टर में रहा, उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखेंगे। बहुत लोग इसमें गलती क्या करेंगे, PSIR को रख लेंगे, LSW को रख लेंगे, तो मूर्खता होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में मेरा मेरिट नहीं बन रहा, तो इस सब्जेक्ट हम अलग से टाइम नहीं देंगे। अब मेंस के प्रिपरेशन के समय में प्रतिदिन आधा घंटा भी अगर हमको इसमें देना पड़ रहा है तो मेरी गलती है ना, मूर्खता है मेरी। तो हम इसको इस प्रकार से इसको डील करना है, इस सब्जेक्ट को बिना पढ़े हुए एग्जाम देना है। तो सबसे अच्छा कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें मैं भी आपको हेल्प करूंगा, हिस्ट्री आप रख लो। हिस्ट्री का पेपर आप देख लेना, विगत 3-4 साल से, 3 साल से चल रहा है। आराम से उसमें से 40-45 प्रश्न आप लोग बना दोगे बिना पढ़े हुए। रीजन क्या है, आपने प्रीलिम्स में हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो सबसे अच्छा सिनारियो ये है हमें इसमें हिस्ट्री आप रख सकते हो। या फिर किन्हीं का ज्योग्राफी अच्छा है तो ज्योग्राफी आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है उस सब्जेक्ट को इसमें मत रखिएगा। रीजन क्या होगा, मेंस के प्रिपरेशन के समय इसका भी आपके पास एक टेंशन रहेगा और इसमें भी आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको इग्नोर करना है क्योंकि हमको मेंस के मेरिट बनाने में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम अपना प्रीशियस टाइम इसको कंप्लीट करने में नहीं देंगे। इसलिए इसकी तैयारी हमारी प्रीलिम्स के दौरान ही हो जाएगी। ठीक है, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा मोटा टॉपिक आता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आता है इसमें। ठीक है, वर्ल्ड वार आता है 1 और 2 से आता है, तो वो सब टॉपिक का मैं ना आपको MCQ बना के दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। इस पे हमको एक्स्ट्रा वक्त नहीं देना, तो बेटर यही रहेगा इसमें हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट को रख लीजिए जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो। अब आते हैं GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3। इसका तैयारी करने का क्या तरीका है सो बताता हूं। इसमें से कुछ सब्जेक्ट की तैयारी हमको प्रीलिम्स से पहले ही कर लेनी है। जैसे मान लीजिए अभी आप एग्जाम दोगे, 73rd BPSC दोगे, तो आपके पास 1 साल से ज्यादा वक्त है। तो इसमें से कुछ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन जो है सो हमको प्रीलिम से पहले करना है। अब किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन को प्रीलिम से पहले करना है सो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, 114 नंबर का पेपर है। ये तैयारी आपकी प्रीलिम से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, संख्यांकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, जिसको हम लोग DI बोलते हैं, इसकी तैयारी आपकी प्रीलिम से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये जो हो गया राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, वर्तमान घटनाक्रम 114 नंबर का, ये भी पूछा जाता है। करंट अफेयर्स और IR जो होता है पेपर 1 में, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे प्रीलिम्स के बाद। इसमें से इस पेपर को छोड़ देना है, रीजन क्या है, तो इसकी तैयारी अभी से आप मत करो। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हमको प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ के रखना है, क्योंकि वहां पर भी हमको 3 से 4 महीने का वक्त मिलता है। तो करेंट अफेयर्स IR को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम अभी प्रोसेस में है। करंट में जो घटनाक्रम चल रही है उसको आप रोक तो नहीं सकते हो, प्रीलिम्स के बाद भी बहुत सारी चीज होगी, तो हम इसको यहां से निकाल देंगे। इस पेपर में से हमको 2 सब्जेक्ट का तैयारी जो है प्रीलिम्स से पहले करना है, 114 नंबर का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, और साथ में DI प्रतिदिन एक आप बना सकते हो। अब आते पेपर 2। पेपर 2 में हमारा 3 सब्जेक्ट है। इसमें से भारतीय राज्य व्यवस्था, ये 114 नंबर का ये पूछा जाता है। ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था और
भूगोल की बात करेंगे तो ये भी 114 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो है आपका भारत के विकास में विज्ञान में प्रौद्योगिकी का भूमिका, इसको क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक बोलते हैं, ये 72 नंबर का पूछा जाता है। तो इस पेपर से केवल पॉलिटी का तैयारी आप लोग प्रीलिम्स से पहले करके रखिए, ठीक है। बाकी जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल करेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इसमें। कोर इकोनॉमिक्स बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, जनरली करेंट बेस्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। साइंस एंड टेक को भी प्रीलिम्स के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी करेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी तक जो हमको प्रीलिम्स से पहले की तैयारी करनी है, उसमें से आपके पास क्या है, भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्पेशली इतिहास में मेडाइवल और एंशिएंट नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स, सॉरी मेंस में, ध्यान में रखना, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। इसलिए प्रीलिम्स में भी मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है और मेंस में भी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए घटना चक्र के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सोर्स आप लोग पढ़े, उसमें आपको ध्यान में रखना, हमको उस सोर्स में थोड़ा डिटेल से जाना है, क्योंकि हमारा सेम सब्जेक्ट प्रीलिम्स में भी है और सेम सब्जेक्ट हमारा मेंस में भी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और साथ में आर्ट एंड कल्चर हो गया, डीआई इस पेपर से। इस पेपर से केवल क्या हो गया, 114 नंबर का पॉलिटी। अब हम आते एस से, ठीक है। एस से एक ऐसी प्रक्रिया, निबंध, निबंध का मतलब होता है बिना किसी बंधन के, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप बंधे हुए नहीं हो। बाकी इंडियन पॉलिटी में आप बंधे हुए हो, हिस्ट्री में भी, मानविकी सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा बंधन तो है ही। डीआई में तो पूरा तरीके से बंधन हो, क्योंकि डीआई का आंसर जो आपका होगा, मेरा होगा, दुनिया जहां सबका होगा, अगर अंतर आ रहा है तो गलत है। लेकिन एक निबंध ऐसा पेपर है, अगर हम वोमेन इंपावरमेंट पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे अली लिखेगा, यहाँ पे स्मृति लिखेगी, नैन लिखेगा, जो भी होगा, तो सभी लोगों का आंसर देखना अलग अलग होगा। आपका आंसर अलग है, मेरा आंसर अलग है, किसी थर्ड पर्सन का अलग है, लेकिन वो गलत नहीं है, सबका सही है, लेकिन किसी में भी सिमिलरिटी की बात करेंगे तो बहुत कम है। हाँ, अगर डाटा हम डाल रहे हैं तो सिमिलरिटी हो सकता है, लेकिन अलग सेंटेंस में सिमिलरिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री है, ये सारे ही सब्जेक्ट से सबसे आसान पेपर है निबंध का। इस बार का भी पेपर देख लो, मूर्ख से मूर्ख, मतलब मूर्ख तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं मंदबुद्धि से मंदबुद्धि बालक भी होगा ना, वो भी अगर मेंस लिख रहा है तो निबंध में वो फ्री महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्री हैंड है आपको चीजों को लिखने के लिए। तो निबंध का प्रिपरेशन हम लोग प्रीलिम से पहले करके रखेंगे, ठीक है। मेंस के टाइम पे, प्रीलिम जब हो जाएगा तो मेंस के टाइम पे हम केवल इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ पर भी निबंध को आसान हम लोगों ने बना दिया, 3 सेक्शन का हम आपको निबंध का प्रिपरेशन करवाएंगे। इसमें भी आता है जीएस बेस एस्से, ठीक है, जिसमें से भारत का इंडिया विजन इन 2050, भारत का 2050 में क्या विजन है, ठीक है। वोमेन इंपावरमेंट, डाटा डालना पड़ेगा, जहां पे डाटा आप डाल रहे हो वह एस्से होगा जीएस बेस्ड। दूसरा एस्से जो होता है फिलोसफिकल होता है, ठीक है, इसे सत्य में विजयते, मतलब सत्य की सदा विजय होती है, इस पे भी एस्से लिखा जा सकता है, ठीक है। अहम ब्राह्मी, ठीक है, इस पे भी एस्से लिखा जा सकता है, ठीक, इसको बोलेंगे फिलोसफिकल, जहां पे लगेगा से नहीं फिलोसफिकल चीजें मतलब बन रहा है, उसको हम लोग इसको एस्से का अलग से डिफाइन करेंगे। जैसे नाव सबसे ज्यादा किनारे पे सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। इस पे बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का जो एस्से पूछा पूछा जाएगा जिसमें फिलोसफिकल बातें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जैसे एक बीपीएससी ने पूछा था 68 या 9 में, क्या पूछा था, जंगल किसी के आने का वक्त प्रतीक्षा नहीं करता, जंगल अपना पेड़ खुद उगाता है, ऐसा कुछ था, मुझे एक्चुअली में ध्यान नहीं आ रहा एक्यूरेट क्या है। तो वो फिलोसफिकल एस्से ही था। और तीसरा जो सबको जो कठिन लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिहारी प्रोवर्ब्स, ठीक है। जैसे 68वीं बीपीएससी में बहुत सारा प्रश्न पूछा था जो कि बहुत डिफरेंट है, इस बार तो आसान पूछा है, जैसन कटब ओइसन बोयब, ठीक है। और 7वीं में पूछा था मूस मोटैहन तो लोरा हुई, न हाथी हुई न घोड़ा हुई, मतलब इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, सबका शाब्दिक मीनिंग निकलता है। तो हमको इस एस्से को भी, ठीक है, नॉर्मली एस्से की तरह लिखना है, बस इसकी मीनिंग को हमको समझ जाना है। जैसे जैसन कटब वैसन बोए, डेट मीन्स बात क्या हो रहा है, जैसे को तैसा टीट फॉर टैट की बात हो रहा है। तो ऊपर में इतना लिख देना है भाई, ये जो प्रोवर्ब्स जो है, ठीक है, ये जो लोकोक्तियां जो है, बिहार के आम जनमानस में सामान्य तौर पे बोली जाती, जो अपने अंदर में गूढ़ रहस्य को छिपाई हुई है, जिसका सामान्य तौर पे अर्थ होता है
जैसे को तैसा, ठीक है, ये चीज हम पकड़ लिए। फिर हमको बेसिक तरीके से नॉर्मल ऐसे के तरह ही लिखेंगे, लेकिन बस इस पे ध्यान में ये रखना है हमको उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे सबसे आसान होता है। तो अभी तक जो हमने प्रिपरेशन करने का तरीका आपको बताया, 114 नंबर का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, 114 नंबर का पॉलिटी, 72 नंबर का डीआई और 300 नंबर का एसए बिफोर द प्रीलिम्स, ठीक है। ये सारा मार्क्स को जोड़ोगे तो 600 नंबर का पेपर जो है प्रीलिम्स से पहले आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें से मात्र आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मात्र आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। बाकी कौन कौन सा पेपर को छोड़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद के लिए, तो यहाँ पे करंट अफेयर छूट जा रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के लिए छोड़ दो, प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ दो, और 4 सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स से, ठीक है, पहले के लिए आप प्रिपेयर करके रखो। 600 नंबर का पेपर अगर आपका प्रीलिम्स से पहले तैयार हो जाता, सोचो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे वैसे स्टूडेंट से जिनके दिमाग में ये चल रहा है मेरा प्रीलिम्स होगा तब हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो 4 सब्जेक्ट फोकस मेंस में करना है स्पेशली, और 4 सब्जेक्ट हमको फोकस क्या करना है, प्रीलिम्स में करना है, ठीक है। इसी को अपना एक प्लान बना लीजिए, इसी स्ट्रेटजी से पढ़िए। एक ट्राई एंड टेस्टेड फार्मूला है, पिछले वाले बैच में भी 100 बच्चे थे, उसमें से 30 बच्चों को सक्सेस मिली है, ठीक है। इसी तरीके से, और वो ऐसा नहीं थे सब मतलब कोई रॉकेट साइंस से पढ़ रहा था, बेसिक चीजें ही पढ़ रही थी, और सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से सबका गया है। और सबने शुरुआत किया था डेली मेंस आंसर राइटिंग से। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, डायरेक्ट 300 नंबर का पेपर लिखना शुरू करेंगे, 2 दिन लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा, तीसरा दिन टेस्ट देना छोड़ देंगे। तो स्टार्ट हमेशा शुरू से करना है, धीरे धीरे हमको भूख को बढ़ाना। आज 2 क्वेश्चन लिख रहे, कल 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर एक सेक्शनल टेस्ट लिखेंगे 114 नंबर का पेपर, फिर उसमें 2 सेक्शनल बढ़ाएंगे 228 नंबर का पेपर, तब जाके हम लोग जाएंगे फाइनल स्टेप में 300 नंबर का पेपर। तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी आपको 300 नंबर का पेपर दे दे शुरुआती प्रिपरेशन में, किसी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आप जुड़ जाओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट लेकर आती है, कुछ नहीं कर पाओगे। 2 दिन लिखोगे, तीसरा दिन छोड़ दोगे, समझ से ही बाहर रहेगी, परेशान हो जाओगे, खुद कॉन्फिडेंट लो फील होने लगेगा, ठीक है। तो तरीका यही है, आप लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कीजिए, डेली मेंस सेटिंग से शुरुआत कीजिए। बीपीएससी का जो पीवाईक्यू जितना भी है 48 बीपीएससी से लेके टिल नाउ 71 बीपीएससी सारा पीवाईक्यू पे लिख दीजिए। इसके लिए डेली मेंस सेटिंग का बैच भी है, जिनको अच्छा लगे ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं भी ज्वाइन करो। लेकिन हाँ, मेरा सजेशन यही रहेगा से एक एक दो क्वेश्चन प्रतिदिन लिखिए और डेली मेंस सेटिंग से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। बाकी किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। सबसे पहले डेली मेंस राइटिंग, उसके बाद शिफ्ट करना है सेक्शनल टेस्ट सीरीज पे, और उसके बाद शिफ्ट करना है फुल एंड टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल अप्रोच है जो कि ये मेंस के लिए बहुत बढ़िया है। इसी 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 तरीके से अगर आप करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बता दिया, मेंस के प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है सो बता दिया, पूरे सब्जेक्ट को मैंने क्या किया तोड़ तोड़ के बता दिया से कैसे कैसे आपको पढ़ना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए।